विष्णुनगर के रामहर्ष तिवारी एक इंटर कॉलेज में संस्कृत विषय के लेक्चरर थे। उनके पास पुश्तैनी खेती बाड़ी और जमीन जायदाद बहुत अधिक थी। उनकी जमीन कई गांवों तक फैली हुई थी। बिल्कुल भरा पूरा घर था। कहीं कोई कमी न थी। तिवारी जी बड़े मृदुभाषी और निश्चल स्वभाव के पुरुष थे। सुबह शाम नियमित रूप से गीता का पाठ किया करते थे। उनकी पत्नी अंजलिका उन्हीं की भांति अत्यंत सुशील, विनम्र और मृदुभाषी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी काफी उदास और बुझे बुझे से रहते थे। दिन रात उन्हें बस एक ही चिंता खाए जा रही थी कि सारी उम्र निकल गई, लेकिन अपने पास कोई संतान नहीं है। परमात्मा ने न जाने क्यों हमें कोई औलाद न दी। शायद पिछले जन्म में हमसे ही कोई खता हो गई हो। इस जन्म में ईश्वर हमें उसी गुनाह की सजा दे रहा है। हमारे भाग्य में निसंतान ही मर जाना लिखा है। लगता है पहाड़ जैसा ये बोझ अब हमारे साथ ही जाएगा। आजकल करते करते पति पत्नी धीरे धीरे बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाने लग रहे थे। उनके मन में कांटे की भांति हमेशा यही बात खटकती रहती थी कि धूप और बरसात में कड़ी मेहनत से कमाई गई इस अकूत दौलत का वारिस किसे बनाऊं। इस दुनिया का दस्तूर अब ऐसा हो गया है कि लोग अपने जन्मदाता माता पिता की सेवा करना पसंद ही नहीं करते। तो ऐसे में भला हमारी सेवा कौन करने को राजी होगा? जब हम चलने फिरने लायक भी नहीं रहेंगे, तब हमें एक सहारे की जरूरत होगी। यदा कदा संतान के बारे में सोचते सोचते वे एक अजीब सी दुविधा में उलझ कर रह जाते। वे कभी सोचते कि लाओ अपने किसी रिश्तेदार के बच्चे को गोद ले लें। आखिर बढ़ती आयु को देखकर बाबू रामहर्ष पति पत्नी ने आपस में मशवरा किया। उन्होंने फैसला लिया कि अब हमारे नेत्र न मालूम कब बंद हो जाएंगे। इसलिए हम अपनी सारी जायदाद अपने शिक्षित, होनहार और हंसमुख भांजे मयंक के नाम लिख देंगे। वह हमें कुछ समझे या ना समझे, उसकी मर्जी, पर हम किसी और को इसका स्वामी किसी हालत में नहीं बनाएंगे। हो सकता है वह हमारे साथ अच्छा बर्ताव करें। कोई जरूरी नहीं कि संसार के सभी युवक एक जैसे हों। आखिरकार मयंक है तो अपना ही खून है। वो हमारे साथ कोई छल कपट थोड़े ही कर सकता है। ये सोचकर एक दिन पटवारी को बुलाकर रामहर्ष बाबू अपना सब कुछ मयंक के नाम कर दिया। वैसे मयंक भी थे बड़ी किस्मत वाले। वह तकदीर के इतने धनी थे कि क्या ही कहना। मयंक अब उनकी गोद लिए हुए दत्तक पुत्र बन गए थे। उनकी किस्मत पलटी तो न हरा लगा न फिटकरी, और काम भी चोखा बन गया। बिना किसी परिश्रम के ही उनके हाथ मानो कुबेर का खजाना लग गया था। जगत पिता ने वाकई छप्पर फाड़कर उन्हें अपार दौलत दे दी थी। मयंक अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे। तिवारी परिवार के भी कानूनी इकलौती पुत्र अब बन ही गए थे। अब वह देखते ही देखते एक नहीं वरन दो दो घरानों के लाडले बन गए थे। एक ही साथ उन्होंने दोनों गुरु का स्नेह और दुलार मिलने लगा था। तिवारी जी की जमीन और जायदाद अपने नाम होते ही मयंक के माँ बाप ने उन्हें तिवारी जी और उनकी पत्नी की देखभाल के कामकाज में लगा दिया। अब मयंक अपने माता पिता की आज्ञा से अपने मामा मामी की जी भर सेवा करने में जुट गया। मयंक के माता पिता की बड़ी प्रबल इच्छा थी कि मयंक अगर थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर किसी काम धंधे में लग जाए तो हम कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर उसका विवाह जरूर कर देंगे। मयंक बाबू मजबूत कदकाठी के लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे युवक थे। 10वीं पास होते ही वह एक रोज गोरखपुर छावनी गए और वहां जाकर पुलिस में सिपाही बन गए। बंदरों की भांति उछलने कूदने में वे बहुत माहिर थे। इसीलिए पुलिस में जाने के लिए उन्हें कुछ खास मशक्कत न करनी पड़ी। उनका गठीला बदन हाकिमों के मन को भा गया।
और शहर्स उन्हें चुन लिया गया। अलग अलग जगहों पर ट्रेनिंग लेने के बाद मयंक बाबू एक पुलिस थाने में तैनात कर दिए गए। उन्हें कभी किसी थाने में लगा दिया जाता तो कभी किसी दूसरे थाने में। सरकारी नौकरी मिलते ही बाबू हरदेनाथ एक कुलीन, सुशिक्षित और सुगढ़ कन्या देखकर बड़ी धूमधाम से उनका विवाह कर देते हैं। इससे उनकी सारी चिंताएं दूर हो गई थी। वे एकदम निश्चिंत हो गए थे कि उनके सिर से एक बड़ा बोझ उतर गया। वो एक बड़ी जिम्मेदारी से अब मुक्त हो गए थे। मयंक बाबू की नई नवेली पत्नी कविता बहुत ही सुंदर और मनमोहक नाक नक्श की थी। कुछ दिनों में वह उसकी बुरी बुरी तारीफ करने लगे। वह उसकी प्रशंसा करते, कभी थकते ही नहीं थे। कविता जैसी व्यवहार कुशल जीवन सिंगनी मिलने से मयंक की तबीयत एकदम हरी हो गई थी। वह उस पर जान छिड़कने लगे थे। शादी के कुछ दिन बाद कविता अपने पतिदेव के साथ तिवारी जी घराने की बहू बनकर वहां रहने लगी। वहां जाते ही उसने भी उनके हृदय पर कब्जा जमा लिया था। अब उन्हें औलाद न होने का तनिक भी कष्ट न था। बुढ़ापे में उन्हें पुत्र तो मिला ही, एक रूपवती और गुणवंती पुत्रवधू भी मिल गई थी। कविता बिल्कुल सगे सास ससुर के समान उनकी आवाभगत करती रहती थी। उसकी सेवा भाव को देखकर तिवारी जी और उनकी पत्नी एकदम गदगद हो गए। अब उनके होठों पर सिर्फ एक ही बात रहती। वे बार बार यही कहते रहते कि बहुत अच्छा हुआ कि परमात्मा ने हमें कोई संतान न दी। क्या मालूम हमें उनके प्रति व्यवहार कैसा दिखाना पड़ता। आसमानी उड़ान भरने वाली औलाद से भगवान ही बचाए। ऐसी निकम्मी संतानों के माँ बाप इधर उधर धक्के ही खाते फिरते हैं। अब दो कुलों के बीच मयंक बाबू अकेले तो थे ही। अब उनका ब्याह होते ही उनके दोनों परिवारों में आशा की बेल पनपने लगी। उधर पांडे जी पति पत्नी की दिली ख्वाहिश उत्पन्न हुई कि अब उनके बगीचे में भी कोई कली खिल जाए और हम जल्दी से जल्दी दादा दादी बन जाए। इधर तिवारी जी पति पत्नी के मन में भी लालसा पैदा होने लगी कि अब बच्चों से पूरा घर ही भर जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। पूरी जिंदगी हम एक बच्चे की खातिर तरसते रहे। इस अवस्था में हमें कोई एक गिलास पानी देने वाला तक नहीं था। लेकिन ईश्वर ने हमारी सुन ली और सब कुछ यूं ही हासिल हो गया। लेकिन मयंक बाबू और कविता का विवाह हुए धीरे धीरे कई साल बीत गए थे। अब तक उनके बगीचे में एक भी फूल नहीं खिला। समय के साथ साथ एकदम हरा भरा बगीचा ऊसर दिखाई देने लगा। विधि का विधान भी बड़ा विचित्र है। उसके विधान को कोई नहीं जान सकता। उसकी मर्जी को कौन जाने कि कब क्या से क्या कर दे। तिवारी जी तो निसंतान थे ही। उनके घर में रहकर मयंक बाबू भी बे औलाद ही रह गए। संतान नाम की कहीं कोई किरण दूर दूर तक दिखाई न दे रही थी। इससे उनके सारे अरमान मिट्टी में मिलते हुए दिखाई देने लगे और सारे सपने चकनाचूर होकर बिखरने लगे। देखते ही देखते मयंक बाबू 40 साल पार हो गए। बेचारी कविता एक बांझ का जीवन जीने को विवश हो गई थी। उसकी गोद सुनी की सुनी ही रह गई। दिन प्रतिदिन ढलती उम्र देखकर वह मन ही मन कुढ़ने लगी थी। उसे इतनी पीड़ा का अनुभव होने लगा कि गुलाब के फूल की तरह उसका खिला हुआ चेहरा कुछ दिनों में ही मुरझा गया था। अपनी प्राण प्रिया को ऐसी वेदना की दशा में देखकर मयंक भी काफी चिंतित और दुखी रहने लगे। पति पत्नी के गमगीन रहने से पांडे जी और तिवारी जी भी गम के सागर में डूबने लगे। उनकी सारी आशाओं पर पानी फिरता हुआ दिखाई देने लगा। एक फूल की खातिर मयंक बाबू ने कुछ डॉक्टर विद्या का सहारा भी लिया, परंतु सब कुछ यूं ही बेकार चला गया। कहीं कोई फायदा नहीं मिला। कविता ने हार थक कर खुद को एक बंध्या स्त्री मान लिया था। उसका दिन तो किसी प्रकार व्यतीत हो जाता, किंतु रात गुजरने का नाम न लेती। किसी निसंतान स्त्री के हृदय में कितनी पीड़ा और वेदना रहती है, इसे भली भांति वही समझ सकती है। उसके मन की शांति एकदम छिन जाती है। उसका दिल सदैव डूबता उभरता रहता है। मयंक बाबू के मन की व्यथा समझते ही
कविता मन मारकर उनसे कहने लगी, हमारा नसीब ही खोटा है। इसमें किसी दूसरे का क्या कसूर है? मेरी तकदीर में मां बनने का योग तो नहीं है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भाग्य में बाप बनने का योग तो लिखा है। अतः मेरी बात मानिए, कोई सुंदर, कुलवंती और सभ्य सी लड़की देखकर आप दूसरी शादी कर लीजिए। हो सकता है उसी से हमारा वंश चल जाए। अब रही बात मेरी, तो आप इसकी तनिक भी फिक्र ना कीजिए। मैं अपने घर में आने वाली किसी भी लड़की को अपनी सगी बहन की तरह रखूंगी। उससे मेरी कोई खटपट नहीं होगी। मैं उसके साथ ऐसे अपना काम करूंगी कि आपको कभी स्वप्न में भी शिकायत का अवसर न होगा। ये सुनकर मैंक बाबू कहते, कविता, क्या तुम पागल हो गई हो? यदि फिर आइंदा ऐसे कभी बात की तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। बिना सोचे समझे ही जो जी में आता है अनाप शनाप बकने लगती हो। ये बात ठीक नहीं है। अरे, शादी के 20-22 बरस बाद अब इन उटपटांग बातों का क्या मकसद है? अगर हमारे हरे भरे बगीचे में फूल ही खिलना होता तो अब तक कब का खिल चुका होता। वह कुछ रुककर फिर कहने लगते, जरा दिमाग पर जोर डालकर सोचो। अब इस प्रकार नाह की पढ़ पढ़ाने से क्या लाभ है? क्या हमने अपनी और तुम्हारी जांच पड़ताल कराने में कोई कसर बाकी रखी है? जब अपनी खेती ही बंजर है तो उसमें फसल कहाँ से उगेगी? एक बच्चे के चक्कर में दूसरी शादी करके मुझे अपने घर में आग नहीं लगानी है। ये सुनकर कविता छटपटा कर रह जाती। उसे बड़ी असह्य पीड़ा महसूस होने लगती थी। उसका कलेजा एकदम कचोट उठता था। मयंक बाबू पर अपना कोई जोर न चलते देखकर कविता ने इसके लिए अपने सास ससुर पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। साथ ही उसने तिवारी जी को भी मनाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद पांडे जी मयंक का दूसरा विवाह करने को राजी हो गए। उनके साथ ही तिवारी जी भी बात मान गए थे। दोनों ने मिलकर मयंक बाबू को राजी भी कर लिया। बाबू हृदयनाथ नई पुत्र वधू तलाशने लगे थे। तिवारी जी के गांव के ही निकट राधेपुर नामक एक दूसरा गांव था। उस गांव के हरिदेव नारायण वास्तव में निहायत ही निर्धन और गरीब थे। गरीबी के चलते उनकी जवान लाडली बेटी शोभा की कहीं अच्छे घर परिवार में शादी नहीं हो पा रही थी। उनके दो पुत्र थे। दोनों एक बार विदेश गए तो वहीं जाकर बस गए थे। तभी हरिदेव बाबू के एक मित्र ने बाबू हृदयनाथ के बारे में उन्हें बताया कि भाई हरिदेव बाबू पांडे जी अता संपत्ति के मालिक हैं। उनके पास एक ही बेटा है, वह भी पुलिस में नौकरी करता है। उसका ब्याह हुए 20-22 साल गुजर गए, लेकिन उसकी पहली औरत से अभी तक कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ। अब पांडे जी अपने लड़के का दूसरा विवाह करने के इच्छुक है। वहां जाकर उनसे बात कर लीजिए, शायद बात बन जाए। हरिदेव बाबू पांडे जी के विषय में पहले से ही जानते थे। यह सुनते ही वह फौरन उनके पास जाकर बोले, पांडे जी, मैंने सुना है कि आप अपने पुत्र की दोबारा शादी करना चाहते हैं। क्या यह सच है? क्या बिना किसी अड़चन के दोनों लड़कियां खुशी के साथ एक साथ रह सकती है? तब पांडे जी उदास मन से बोले, हाँ, यह बिल्कुल सच है। आपने जो कुछ भी सुना है वह ठीक ही सुना है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मगर यह निर्णय हमारा नहीं, बल्कि मेरी पुत्र वधू कविता का ही है। दुबे जी ने जब कविता से पूछा तो उसने भी उन्हें सच सच बता दिया। उसका विचार सुनकर हरिदेव बाबू बहुत प्रसन्न हुए। उनका रोम रोम खिलखिला उठा। अंधे को और क्या चाहिए, बस दो आंखें चाहिए। दुबे जी के अनुरोध पर कविता और मयंक बाबू अगले ही दिन उनके घर जाकर शोभा को पसंद कराए। तत्पश्चात फटाफट मुहूर्त निकालकर विवाह की तारीख भी पक्की कर दी गई। दुबे जी ने सोचा, एक ही बेटी है, लाओ वो उसके दोनों भाइयों नीरज और जरद को भी ये खुशखबरी बताकर बुला ही लूं। उन्होंने उन्हें भी बुला लिया, किंतु जब उन्हें मयंक बाबू के पहले से ही शादीशुदा होने का पता चला तो वे बिगड़ कर खड़े हो गए। वे इस शादी के लिए हरगिज राजी न थे। वे इस विवाह का खुल्लम खुल्ला विरोध करने पर उतारू हो गए थे। खबर मिलते ही दोनों फौरन घर पहुंच गए और रंग में भंग डालने का यत्न करने लगे।
इसके बावजूद तिलक और फलदान की रस्में पूरी होने के बाद मयंक बाबू नियत तिथि पर एक बार फिर दूल्हा बन गए। वह गाजे बाजे के साथ बारात लेकर हरिदेव दुबे के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में नीरद और जलद अपने कुछ लटवात साथियों के साथ इधर उधर छिपकर बारातियों के आने का इंतजार कर रहे थे। बारात गांव के नजदीक पहुंचते ही वे यकायक उस पर टूट पड़े। उन्होंने बाजा गाजा सब फोड़ कर रख दिया था। कुछ बारातियों को एक आध लाठी भी जमा दी। जान मुसीबत में फंसी देखकर पल भर में ही बाराती तितर बितर हो गए। वे जान बचाकर भाग खड़े हुए। दो चार बंदूकधारी पुलिस वालों के संग मयंक बाबू अकेले रह गए थे। बची कुची बारात लेकर वे किसी तरह छिपते छिपाते हरिदेव दुबे के द्वार जा पहुंचे। वायुगति से जैसे तैसे दुल्हन बली शोभा के साथ उनका विवाह हो गया। इसके बाद वह उसे लेकर अपने घर आ गए। कविता की तरह शोभा भी बड़ी मृदुभाषी और कोमल स्वभाव की थी। वह वाकई बड़ी खूबसूरत थी। मयंक बाबू के घर आते ही उसने सब कुछ बखूबी संभाल लिया। वह कविता के साथ उसकी सगी बहन जैसे रहने लगी। उसकी माधुर्यता से सबका मन मुग्ध हो गया था। मयंक बाबू की गृहस्थी की गाड़ी अब फिर मजे से चलने लगी। अब उन्हें एक की जगह एक ही साथ दो दो पत्नियों का प्रेम मिलने लगा था। उनके वीराने बाग को पानी देने वाले दो माली अब मिल चुके थे। उनके मायूस मन में फिर से हिलोरे उठने लगी। इस मारे वे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने सोचा, इतने अवरोध के बाद भी मैदान मैंने मार ही लिया। शोभा से शादी होने के बाद एक साल में ही मयंक बाबू एक स्वस्थ सुंदर पुत्र के पिता बन गए। उसके 1.5-2 वर्ष व्यतीत होते शोभा ने एक और पुत्र को जन्म दे दिया। एकदम पतझड़ की बाती वीरान घरों में दो पुत्र रत्नों के आने से चारों ओर खुशियां ही खुशियां छा गई। कविता उनकी देखभाल ऐसे करती जैसे वे उसी की कोख से पैदा हुए हो। कहीं लेश मात्र भी कोई फर्क न था। वक्त इसी तरह गुजरता गया। ईश्वर की लीला भी बड़ी अपरंपार है। अचानक उसका ऐसा चक्र चला कि सचमुच एक ऐसी बड़ी अनहोनी हो गई। इस सच्चाई को मयंक बाबू के घर का कोई भी सदस्य मानने को तैयार नहीं था। दरअसल हुआ ये कि शोभा को दो बालकों की मां बनते ही इतनी उम्र तक एक बांझ स्त्री की पीड़ा झेलने वाली कविता के पेट में भी कोई कली पनपने लगी। समय आने पर उसने भी एक बेटे को जन्म दे दिया। उसकी ममता रंग लाने लगी और वह भी अब मां बन गई थी। शोभा के पुत्रों के साथ उसका ममत्व बेकार नहीं गया। अब मयंक बाबू की सूरत देखने लायक थी। वह बड़ी उलझन में पड़ गए। वह सोचने लगे कि परमात्मा की यह कैसी अनुपम लीला है। एक भूमि में फसल उगते ही बंजर जमीन पर हरियाली छा गई। इनके बड़े होने पर मेरा क्या होगा? मेरी जायदाद तो अब दो जगह बट ही जाएगी। उनकी सारी खुशियां कुछ ही दिनों में गायब हो गई। वह काफी चिंतित रहने लगे। उनकी भूख प्यास खत्म हो गई थी। आंखों की नींद न जाने कहाँ उड़ गई। उन्हें ऐसी दीनहीन दशा में देखकर उनकी दोनों पत्नियां कविता और शोभा उनसे व्यंगमय मखमरी करने की गरज से कहती, हुजूर, अभी और कितने बच्चे चाहिए? अगर कहिए तो बच्चों की फौजी खड़ी कर दूं। आप तो बस हुक्म कीजिए। आपका आदेश हमारे सिर माथे पर है। वे अपने व्यंग बाणों से उन्हें खूब घायल करती रहती थी। इससे उनका सुख और चैन सब छिन गया था। कुछ देर से ही सही, मगर उन्हें दो विवाह का फल मिल ही गया। उनका सारा मजा एक बड़ी सजा में बदल गया था। इससे मयंक बाबू को अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ। उनका हृदय आत्मग्लानि से भर उठता था। वह अपना सिर दुनने लगते थे। उनके मन में बड़ा अजीब सा दर्द होने लगता था। वह लोगों से कहते रहते थे, भैया, सब कुछ कर लेना, परंतु दूसरी शादी हरगिज न करना। इंसान छोटे मोटे हर गुनाह से तो बच सकता है, पर दो विवाह से बिल्कुल नहीं बच सकता। इसकी सजा उसे हर हाल में भुगतनी ही पड़ती है। एक ही साथ दो नावों पर सवार होना कदापि ठीक नहीं है।
अगर ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।